भाजपा जिन लोगों को लड़ाती है वो लोग मोदी जी के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल के लिए जनता के बीच से गायब रहते हैं। हर सीट पर जाकर मोदी जी नहीं काम कर सकते, योगी जी नहीं काम कर सकते, तो हमारे क्षेत्र में लोगों के अंदर उदासीनता है। ये सरकार तो खासकर पूंजीपतियों की सरकार है। सारी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, सब कुछ पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, तो इससे और हम पीछे जाएंगे। 3 महीने हमारे ज़िले में ही धरना चला था, उसमें ना तो एक भी बार भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि आया और ना हमारे क्षेत्र की मील के भुगतान की आवाज़ एक भी बार हमने संसद में उठती देखी। नमस्कार, सलाम। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नौ नोएडा। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी की सबसे हॉट सीट कैराना लोकसभा सीट। कैराना लोकसभा सीट का जिक्र हो और हसन परिवार के राजनीतिक रसूख की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हसन परिवार से ही आती हैं इकरा हसन। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके एजुकेशन के बारे में, इनके राजनीतिक करियर के बारे में। मैम, सबसे पहले नौ नोएडा चैनल पर आपको स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी? 2022 के चुनाव में मैं मेरे भाई साहब को झूठे मुकदमों के तहत जेल में डाल दिया था और तब उनका चुनाव लड़वाने के लिए मैंने कैंपेन की थी और तब से आज तक मैं जनता के बीच में हूँ और वहीं से शुरुआत हुई थी। आप, जहाँ तक अगर मैं गलत होगा तो आप मुझे सही करवाना, आपकी एजुकेशन दिल्ली में हुई। दिल्ली के बाद फिर आप लंदन गई, वहाँ से आपने लॉ की पढ़ाई की, फिर आप वापस आई। क्या ये पहले से प्लानिंग थी आपकी राजनीति में आना, या फिर यहाँ आने के बाद ऐसी सिचुएशन बनती गई कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा? नहीं, प्लानिंग कभी नहीं थी, पर क्योंकि परिवार राजनीति में रहा है हमेशा, तो दिलचस्पी हमेशा रही है राजनीति में, मेरी रुचि भी रही है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं करूँगी खुद राजनीति। पीछे से बैकग्राउंड में रहकर मैनेजमेंट वगैरह में संभाल लेते थे पहले भी, लेकिन एक फेस बनना अलग बात होती है, इलेक्शन लड़ना अलग बात होती है, उसका कभी नहीं सोचा था। ये बनते बनते मौका बन गया, तो आज चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आप रोज़े से भी होंगी और चुनाव के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा इधर से उधर जाना पड़ता होगा, लोगों से मिलना पड़ता होगा, तो कैसे कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं आप? देखिए, ये तो अब क्या कहें, ऐसा टाइम है कि रमज़ान के वक्त ही हमारा कैंपेन का भी टाइम है, क्योंकि पहला फ़ेज़ है, तो एडजस्ट करना पड़ रहा है। नींद पूरी नहीं हो रही है, बाकी तो सब मैनेज हो रहा है, तो हिम्मत कर रहे हैं और हिम्मत से ही सफलता भी मिलेगी, पूरी उम्मीद है हमें। लोकल मुद्दों की बात की जाए अगर यहाँ पर कैराना लोकसभा सीट में, तो क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपकी नज़र में जिन पे अगर आप चुनी गई तो आप बढ़ चढ़ के उन सब चीज़ों पर काम करेंगी? देखिए, क्षेत्र का विकास सबसे अहम है। यहाँ पर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विकास की बहुत कमी है। जो रोड वगैरह बनी है अंदर गाँवों में नहीं बनी है, और लाइट की समस्या है। जो नई सेटलमेंट्स है, यहाँ एजुकेशन की कमी है बहुत, उसमें काम होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर की फैसिलिटी कम है। कोई इंडस्ट्री लग सकती है, हमारे यहाँ बड़ी तादाद में बुनकर समाज मौजूद है, जो लोग अपने काम के लिए पानीपत जाते हैं। तो इस तरह की जो हमारे क्षेत्र को लाभ पहुँचे, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। मैं पर्सनली सबसे पहले महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के केंद्र में काम करना चाहूँगी। इकरा हसन जी, हालांकि आपका जो परिवार है, जो आपको राजनीतिक विरासत मिली है, किसी से यहाँ पर छिपी नहीं है। हर कोई जानता है आपके परिवार के बारे में, खासकर हसन परिवार के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए कैंपेनिंग की, तो एक तरफ आपके सामने RLD बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने आप हैं, तो उनके स्टार प्रचारक तो यहाँ आ रहे हैं उनका प्रचार करने, लेकिन आपके कोई स्टार प्रचारक तो अभी यहाँ दिखे नहीं कैराना लोकसभा सीट में। देखिए, स्टार प्रचारक की बात करें तो वो भी आएंगे, और लेकिन इस बार जो चुनाव है वो यहाँ पर किसी एक चेहरे पर नहीं है, लोकल मुद्दों पे है। लोकल प्रत्याशी जो हैं उनके बीच में है, तो बाहर से आने वाले का सबका स्वागत है, लेकिन इस बार यहाँ के लोग, यहीं के
समस्या जो उनकी है उसका निस्तारण चाह रहे हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाहर से जो भी लोग आते हैं वो एक दिन के लिए आते हैं, तो मुद्दा जो है वो इस बार नेशनल ना होकर लोकल है हमारे यहाँ। तो लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें हमें बहुत बड़ी मात्रा में 36 बिरादरी का सभी का समर्थन मिल रहा है। तो हमें लगता है, देखिए, बुलाना एक अच्छा बूस्ट मिलता है उससे कैंपेन को, लेकिन वैसे भी चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जो एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी, आपके यहाँ से आरएलडी, अब जो पहले आपके साथ में थी अभी वो बीजेपी में चले गए, तो वो लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे हमें वोट चाहिए। मोदी अगर प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनना है, अगर इकरा हसन को जिता भी देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा विपक्षी पार्टी आपकी तरफ से बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं और ऐसा हो चुका है, क्योंकि 2 बार 14 में ऐसा ही हुआ, 19 में ऐसा ही हुआ। तो इस बार जनता उस स्थिति में बदलाव चाह रही है, क्योंकि हर सीट पर जाकर मोदी जी नहीं काम कर सकते, योगी जी नहीं काम कर सकते। तो हमारे क्षेत्र में लोगों के अंदर उदासीनता है और वही देखने को मिल रही है, उसी के खिलाफ लोग खड़े हैं। शायद अभी भी पार्टियों से उनका लगाव हो, अलग अलग पार्टियों से, लेकिन जो प्रत्याशी की जो व्यक्तिगत कमियां हैं उसके खिलाफ यहाँ पर सारा चुनाव खड़ा हुआ है। तो इस बार ये एक चेहरे पर चुनाव बिल्कुल नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा और आसपास की जो सीटें हैं सभी पर इसी तरह का वो है। लोग थक गए हैं एक चेहरे पर वोट देकर, अब लोगों को काम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो उनके बीच में रहे। भाजपा जिन लोगों को लड़ाती है वो लोग मोदी जी के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल के लिए जनता के बीच से गायब रहते हैं। तो ये इस बार यहाँ चलने नहीं वाला है। लोग कहते हैं कि इकरा हसन के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, वो वायरल हो जाएगा। आपके सोशल मीडिया पेज पर भी आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपके वीडियोस वर्ल्ड वाइड, इंडिया नहीं, कैराना लोकसभा की तो बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की भी बात छोड़िए, इंडिया की भी बात छोड़िए, दुनिया भर में भी आपके वीडियोस देखे जाते हैं। अच्छा लगता है आपको? जी, मैं भाग्यशाली हूँ कि इतना प्यार सबका मुझे मिल रहा है और इसके लिए बस मैं आभारी व्यक्त कर सकती हूँ। आप कुछ अपने लंदन के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, और जो वहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा यहाँ पर आपके लोकसभा सीट? वहाँ का एक्सपीरियंस देखिए, वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है कि कानून इतना इंटरफेयर करे। वहाँ पर कायदा ही इतना है लोगों में कि वो पहले से ही एक ऑर्डर में चलते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि लोग खुद ही डिसिप्लिन में इतने हैं। हमारे यहाँ उस डिसिप्लिन की अभी थोड़ी कमी है, लेकिन हमारे यहाँ सुविधाओं की भी कमी है। तो पहले वहाँ की जो सरकार है वो सोशलिज़म पे बहुत चलती है, तो हमारे यहाँ उतना नहीं है। अब जैसे देखेंगे, ये सरकार तो खासकर पूंजीपतियों की सरकार है, तो सारा लाभ जब पूंजीपतियों को हो रहा है, सारी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, सब कुछ पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, तो इससे और हम पीछे जाएंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से ही जनता को लाभ मिलता है। वहाँ पर दर कम होते हैं और सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, उसी से जनता को लाभ होता है, जनता आगे बढ़ती है, उनके कुछ खर्चे कवर हो जाते हैं सरकार के माध्यम से। तो इसमें ज़रूरी है कि समाजवाद की आइडियोलॉजी को हमारी सरकार अपनाए, सोशलिज़म की तरफ हम चलें और हम अपने जो नागरिक हैं उनको लाभ पहुंचाने की चीज़ें लाएं। प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ें ना भेजकर पब्लिक सेक्टर के ज़रिए, जैसे लंदन का ट्रांसपोर्टेशन ही आप ले लीजिए, वहाँ पर गाड़ियाँ चलती ही नहीं हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर $25 उनका पर डे का एक्सपेंस रहता है, तो इसलिए कोई भी गाड़ियों से जाता नहीं है। उनका ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, चाहे वो ट्यूब का हो, उनकी बस का हो, कि लोग उससे ट्रैवल करते हैं, तो ये इससे लोगों का खर्चा बचता है। तो हमारे यहाँ भी इस सब में सरकार की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने वाले। मैम, आपने किसानों का जिक्र नहीं किया। किसान पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। कैराना लोकसभा सीट जो है, यहाँ पर भी ये जाट बहुल्य, मतलब इसको जाट लैंड ही बोला जाता है। और अगर आप प्रतिनिधि चुनी गई तो किसान के लिए क्या क्या करेंगी, कैसे काम करेंगी किसानों के लिए? आपने सवाल पूछा ही नहीं किसानों पे। जी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है और बहुत बड़ी समस्या है भुगतान की। यहाँ पर आज भी जो हमारी मील है यहाँ पर, उन पर बकाया है पुराना भुगतान।
तो ये एक बड़ी समस्या है और इसका निस्तारण नहीं हो पाता है। लोग धरने भी देते हैं, लेकिन जो ये सरकार है ये किसान विरोधी है। इन्होंने बार-बार उदाहरण देकर ये दर्शाया है कि ये किसान विरोधी है। तो इसमें तो सरकार की तरफ से ही हस्तक्षेप हो सकता है। अपनी तरफ से हम किसान की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उनकी आवाज़ संसद में उठा सकते हैं। 3 महीने हमारे ज़िले में ही धरना चला था, उसमें ना तो एक भी बार भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि आया और ना हमारे क्षेत्र की मील के भुगतान की आवाज़ एक भी बार हमने संसद में उठती देखी। तो बहुत बड़ी सांसद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं अपने क्षेत्र की तरफ, अपने क्षेत्र की समस्या की तरफ। ये सबसे बड़ी पंचायत है। अगर वहाँ हमारे किसान भाइयों की आवाज़ उठती तो फिर मील वालों पर भी दबाव बनता है। तो अगर और कुछ ना हो पाया तो इतना तो ज़रूर है कि उनको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी मेरे रहते, अगर मुझे मौका मिला, कि उनकी आवाज़ नहीं उठ रही है। उनकी आवाज़ मज़बूत तरीके से उठेगी। पहले इसके पहले आरएलडी आपके साथ में थी। आरएलडी को बोला जाता है कि जाट है वो उनके समर्थन में रहते हैं। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ में चली गई है, तो क्या इसका आपको नुकसान होने जा रहा है या क्या? कैसे अगर जाट आपकी तरफ आएंगे तो किस? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी ने ये गठबंधन पहले जो हमारा था सपा के साथ और आरएलडी का, वो तोड़ के जो प्रभाव वो डालना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया है, क्योंकि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एकदम से नहीं विचारधारा बदली जाती। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दलों का मेल हुआ है, अभी तक दिलों का मेल हुआ नहीं है। तो जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग पहले आरएलडी और समाजवादी गठबंधन से जुड़े हुए थे, वो अभी भी उसी विचारधारा में हैं। वो बीजेपी की तरफ अभी बढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि समाजवादी और आरएलडी नेचुरल एलाइज़ हैं, हमेशा से गठबंधन करते आए हैं और विचारधारा एक है, समाजवाद की है, किसान हित की विचारधारा है दोनों की। भाजपा की विचारधारा हमेशा किसानों के खिलाफ रही है, तो वो मेल हो नहीं पा रहा है। अगर ये लोग कुछ शायद निस्तारण कर पाते किसानों का इस चुनाव से पहले, तो हो सकता है कि रुझान बदल जाते, लेकिन सिर्फ गठबंधन करने से दिलों का मेल नहीं हो पाया है। तो अब मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में जो किसान वर्ग है वो हमारे साथ रहेगा। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है मैम। जी, एमएसपी का दावा आज तक अधूरा है। कई बार इस पर धरने हो चुके हैं। 1 साल का धरना चला था, वो भी एमएसपी को लेकर ही था। और मैं जैसे कह रही थी कि जो लाभकारी योजनाएं हैं जिससे हमारा देश सशक्त होगा, हमारे लोग सशक्त होंगे, तो वो सरकार करती नहीं है। यही फ़र्क है विदेश में और हमारे यहाँ। वहाँ पर सोशलिज़म है, वहाँ पर सरकार देती है अपने वहाँ तो मिनिमम वेज ही इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के लोग डेली वेजेस पर ही अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती के साथ बिता लेते हैं। हमारे यहाँ मज़दूर का बुरा हाल है। आज तक एमएसपी नहीं तय कर पाए ये लोग। इन्होंने खाद के कट्टे का तो दाम बढ़ाया है उसको हल्का करके, लेकिन हमारे से जब लेने की बात आती है तो सारी व्यवस्था इनके पास है। चाहे बिजली जो है, हमारा मीटर वो ट्यूबवेल तक पहुंच गया है, लेकिन एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण भुगतान के ज़रिए ही करता है, उसके पेमेंट के ज़रिए। वो भी ये टाइम पर नहीं देते और उसमें इतना कम पेमेंट हमें मिल रहा है। कुछ बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। अब कह रहे हैं कि अगर 400 पार आए तो 400 कर देंगे, लेकिन अब से पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी तादाद में किसान हिंदुस्तान की बैकबोन है और वही जब कमज़ोर है तभी हमारा देश पीछे रह गया है। तो ये थे हमारे साथ इकरा हसन जी, जो कह रही हैं कि इस बार का चुनाव नेशनल मुद्दों पर नहीं, लोकल इश्यूज़ पर लड़े जाएंगे।